वह अप्रैल का एक साफ सर्द दिन था। घड़ी में 13 का गजर खड़का था। बदचलन हवाओं को गच्चा देने की फिराक में एक ठोड़ी को छाती में धंसाए विंस्टन स्मिथ काफी तेजी से कांच के दरवाजों के पार विक्टरी मैंशन में दाखिल हुआ। फिर भी धूल का एक भंवरदार झोंका वह रोक नहीं पाया, जो उसके साथ ही भीतर घुस आया था। भीतर का प्रवेश गलियारा उबले हुए करमकल्ले और पुराने चीथड़ों से बनी किसी कालीन की मिलीजुली गंध से भभक रहा था। गलियारे के एक तरफ दीवार पर एक रंगीन पोस्टर टंगा हुआ था। इतना बड़ा पोस्टर आमतौर पर कोई भीतर की दीवार पर तो नहीं सजाता। पोस्टर पर एक बड़ा सा चेहरा बना था, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा रही होगी। कोई 45 साल के आसपास के आदमी का चेहरा लग रहा होगा। वो बिल्कुल घनी काली मूछों वाला एक कठोर मर्दाना चेहरा। विंस्टन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लिफ्ट की ओर जाने का कोई फायदा नहीं था। आमतौर पर वह बंद ही रहती थी, अच्छे से अच्छे दिनों में भी। आजकल तो वैसे भी दिन के वक्त बिजली कटी ही रहती है, क्योंकि नफरत सप्ताह की तैयारी चल रही है। कमखर्ची अभियान इन्हीं तैयारियों का हिस्सा है। फ्लैट 7वें माले पर था। 39 साल के विंस्टन को टखने के ऊपर की नसों में अल्सर था, इसलिए वह बीच बीच में सुस्ताते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। हर माले पर लिफ्ट के ठीक सामने वाली दीवार पर लगे पोस्टर से विशाल चेहरे वाला आदमी उसे घूरता था। कुछ तस्वीरें बड़ी रहस्यमय होती हैं, जो चलते फिरते लगातार आपका पीछा करती हैं। ये उन्हीं में से एक थी। इसके नीचे लिखा था, मोटा भाई देख रहा है। फ्लैट के भीतर से एक महिला की मधुर आवाज आ रही थी। वह कुछ आंकड़े गिनवा रही थी, जिसका लेना देना कच्चे लोहे के उत्पादन से था। आवाज धातु के बने एक लंबे और धुंधले कांचनुमा कोटर से आ रही थी, जो दाहिनी दीवार का हिस्सा था। वह एक टेलीस्क्रीन था, दीवार में धंसा एक छोटा सा पर्दा। विंस्टन ने उसका एक स्विच दबाया। आवाज थोड़ी कम हुई, हालांकि शब्द अब भी साफ सुनाई दे रहे थे। इस मशीन की आवाज को धीमा तो किया जा सकता था, लेकिन इसे पूरी तरह बंद करने का कोई तरीका नहीं था। वो खिड़की की तरफ बढ़ा। छोटे कद की उसकी कृशकाय देह पार्टी की नीली वर्दी में और तुच्छ जान पड़ती थी। उसके बाल ठीक ठाक सुनहरे थे और चेहरा जैसे पैदाइशी गुलाबी, लेकिन खुरदुरे साबुन, भोथरे उस्तरे और जाती ठंड से मिलजुल कर चेहरे की उसकी चमड़ी सख्त हो चली थी। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुकट्यूब पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया के सबसे मशहूर लेखकों में शुमार जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 के हिंदी अनुवाद का अंश। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1984 पूरी दुनिया में सबसे चर्चित किताबों में गिनी जाती है। इसे हिंदी में अनुवादित किया है वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव ने, और इसे प्रकाशित किया है राजकमल प्रकाशन ने। आइए सुनते हैं इसी किताब का एक और हिस्सा। वहां से दूर दिख रही तमाम चीजों में सत्य मंत्रालय एकदम अलग सा दिखता था। वह एक विशाल पिरामिड जैसा ढांचा था, जिसकी सफेद कंक्रीट सी दमकती अट्टालिकाएं एक के ऊपर एक हवा में 300 मीटर तक ऊंची चली गई थी। विंस्टन जहां खड़ा था, वहां से खूबसूरत सफेद अक्षरों में लिखे पार्टी के 3 नारे बिल्कुल साफ पढ़ने में आ रहे थे। युद्ध शांति है, आजादी गुलामी है, अज्ञान ताकत है। कहते हैं कि सत्य मंत्रालय की जमीन से ऊपर खड़ी इमारत में 3000 कमरे थे और तकरीबन उतने ही कमरे जमीन के नीचे थे। उसके जैसी दिखने वाली, उसके आकार की पूरे लंदन में
केवल 3 ही इमारतें थी। ये तीनों मिलकर आसपास के दृश्य को इतना बौना कर देती थी कि विक्टरी मैंशन की छत से चारों एक साथ नजर आती थी। इन्हीं में सरकार के 4 मंत्रालय थे। इनमें सरकार की समूची मशीनरी बंटी हुई थी। पहला था सत्य मंत्रालय, जिसका लेना देना समाचार, मनोरंजन, शिक्षा और ललित कलाओं से था। दूसरा था शांति मंत्रालय, जो युद्ध के मामले देखता था। तीसरा प्रेम मंत्रालय था, जिसका काम कानून व्यवस्था कायम रखना था। श्री मंत्रालय आर्थिक मामलों के लिए जिम्मेदार था। वहां की नई कूट भाषा न्यूज़स्पीक में इनके नाम थे मिनी ट्रू, मिनी पैक्स, मिनी लव और मिनी प्लेंटी। प्रेम मंत्रालय के नाम से उलट इसका काम वास्तव में डराने वाला था। इस इमारत में एक भी खिड़की नहीं थी। विंस्टन खुद कभी इस मंत्रालय के भीतर नहीं गया था, यहां तक कि इसके आधे किलोमीटर के आसपास भी नहीं। जब तक कोई सरकारी काम न पड़े, इसमें घुसना नामुमकिन था। काम हो तब भी भीतर जाने के लिए मुक्कियों में छिपी मशीन गनों के साए में कांटेदार बाड़ के जालों और स्टील के दरवाजों को पार करना होता था। उसकी बाहरी दीवार तक जाने वाली सड़कों पर काली वर्दी पहने हथियार बंद गुरिल्ला गार्ड चक्कर लगाते थे। विंस्टन अचानक पीछे मुड़ा। अब उसके चेहरे का भाव कुछ आशावादी लग रहा था। पर्दे के सामने अपना चेहरा करने के पहले सलाह थी कि आपका मुस्कुराता चेहरा आशावादी दिखना चाहिए। कमरा पार करके वो अपनी छोटी सी रसोई में घुसा। दिन के इस पहर पर काम छोड़ मंत्रालय से वापस आने के चक्कर में उसका कैंटीन का खाना छूट गया था। उसे पता था कि रसोई में भी खाने को कुछ नहीं है, बस भूरे रंग की एक ब्रेड थी जिसे उसने कल सुबह नाश्ते के लिए छोड़ा हुआ था। फिर अचानक उसके मन में एक बात और कौंधी। यह डायरी आखिर वह किसके लिए लिख रहा है? भविष्य के लिए, उनके लिए जो पैदा नहीं हुए अभी। एक पल के लिए उसका दिमाग पन्ने पर लिखी संदिग्ध तारीख के इर्द गिर्द मंडराने लगा। तभी अचानक न्यू स्पीक का एक शब्द डबल थिंक उसके मन में आया। पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह करने क्या जा रहा है। आखिर भविष्य से संवाद कैसे कर सकता है कोई? ये तो अपने आप में अस्वाभाविक है। या तो भविष्य इस वर्तमान के जैसा ही होगा, तब उसे सुनेगा कौन? या फिर यह वर्तमान से बिल्कुल अलहदा होगा। ऐसे में उसके लिखे का भविष्य में कोई अर्थ नहीं बनता है। कुछ देर तक वह बॉर्डम की तरह कागज को देखता रहा। इस बीच टेलीस्क्रीन ने फौजी संगीत बजाना शुरू कर दिया था। अजीब बात थी कि वह खुद को न केवल जाहिर करने में असमर्थ पा रहा था, बल्कि शुरुआत में उसने क्या लिखा या क्या लिखना तय किया था, यह भी वह भूल चुका था। आप सुन रहे थे जॉर्ज ऑरवेल की लिखी और अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा हिंदी में अनुवादित किताब 1984 के अंश। आप बुकट्यूब से जुड़े रहिए। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। हम आपके लिए और किताबों की जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।